हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में जो हमारे वर्गीकृत समांक होते हैं, जो हमारा डेटा होता है, उसको रेखाचित्रों के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे पढ़ने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक महाराजा सुहेल देवराज विश्वविद्यालय और वीर बाल सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय एमएड सेकेंड सेमेस्टर के डाटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव 4th पेपर जो है उसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ सांख्यिकी से विषय से संबंधित किसी भी कोर्स में ये टॉपिक जो है होते हैं। ठीक है, आइए और हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत और परिश्रम से हम आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको लाभ मिल सके। आप केवल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोगों तक आपकी यह सहायता भी पहुंच सके और वे भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आइए जल्दी से अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने वर्गीकृत आंकड़ों को, सारणीबद्ध आंकड़ों को हम रेखा चित्रों के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने हमारे किसी समूह के आंकड़ों को वर्गीकृत करना सीख लिया है, सारणीबद्ध करना सीख लिया है। सारणी में कैसे बनाते हैं, टेबल उसका कैसे बनाते हैं, ये हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं। और अब उन्हीं को हम रेखा चित्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के रेखा चित्रों के रूप में प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शित करने की आवश्यकता क्या है? हमें आंकड़ों को जो कि सारणी में है उनको चित्रों के रूप में क्यों प्रदर्शित करते हैं? देखिए, हमने जो अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, पहले उनको जब हम सारणीबद्ध करते हैं तो समूह के आंकड़े एक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण उस समूह को आंकिक रूप से एक ओवरव्यू हमें मिल जाता है। उस समूह के बारे में एक अनुमान मिल जाता है कि किस प्रकार से प्राप्तांक या समूह में जो भी अंक हैं वह वितरित हैं। ठीक है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति जो कि पहली बार उन आंकड़ों को देख रहा है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके उस शोध से या उस अनुसंधान कार्य से परिचित नहीं है, लेकिन आंकड़ों को कम समय में सरलता से समझना चाहता है, तो उसके लिए हमें इन वर्गीकृत आंकड़ों को चित्रों के रूप में दिखाना पड़ेगा। कहा जाता है कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर हो सकता है। तो कुछ उसी कहावत को यहाँ पर जो है प्रदर्शित किया जाता है ना, उसी कहावत को सार्थक यहाँ पर किया गया। और हम जब भी इन वर्गीकृत समांकों को चित्रों के रूप में देखते हैं तो इसके द्वारा एक साधारण व्यक्ति भी, जो कि सांख्यिकी का ज्ञान उसको नहीं है, वो भी बड़ी सरलता से इन चित्रों को देखकर उस समूह में उपस्थित व्यक्तियों, उसके गुणों को आसानी से एक ही नज़र में जो है वो समझ सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें समांकों को सारणीबद्ध करने की आवश्यकता होती है और उसके बाद उनको चित्रों के रूप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। अब ये चित्र न केवल बोधगम्य बनाते हैं हमारे वर्गीकृत आंकड़ों को, बल्कि कुछ सांख्यिकीय गणनाओं को करने में भी सहायता करते हैं। जैसे जब हम प्रतिशतीय वक्र बनाते हैं, जब तोरण वक्र बनाते हैं, तो तोरण वक्र हमें दशांक, शतांक, प्रतिशतांक इत्यादि ज्ञात करने में भी सहायता करता है। साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक समूहों की तुलना करना भी इन रेखा चित्रों द्वारा बड़ी सरलता से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस रेखा समांकों को रेखाचित्रीय प्रदर्शन के लाभ हो गए। ठीक है, तो कुल मिला के हमें रेखा चित्रों को प्रदर्शित करने से आंकड़े बोधगम्य, सरल और समझने योग्य बन जाते हैं। अच्छा, लाभों की बात करें तो यहाँ पर कुछ लाभ जो हैं दिए गए हैं। आकर्षक प्रस्तुति, जब हम आंकड़ों को चित्रों के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वह देखने में आकर्षक होते हैं, समझने योग्य होते हैं। साथ ही बोधगम्यता मतलब कि समझने, आसानी से समझ सकते हैं। तीसरी चीज़ तुलना में सहायक, जो कि मैंने आपको अभी बताया, 2 या 2 से अधिक समूहों की तुलना हम इन चित्रों के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। हमें अंकों को नहीं मिलाना पड़ेगा, हम चित्रों को ही देखकर पता लगा लेंगे कि किस समूह में क्या विशेषता है, कौन अधिक है, कौन कम है,
या फिर और भी जो भी चीज़ें हैं उसको हम पता लगा सकते हैं। सरलता होती है यानी कि देखने में सरल होते हैं, ठीक है ना। जो हमारे आंकड़े एक वर्गों के रूप में हैं, जो कि एक सांख्यिकी का विशेषज्ञ या सांख्यिकी का ज्ञाता व्यक्ति ही, जिसको सांख्यिकी का ज्ञान हो, वही उस चीज़ को समझ सकता है। लेकिन जब हम इसको चित्रों के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो साधारण व्यक्तियों के लिए समझना सरल हो जाता है। तो एक बार में देखकर हम समंकों का ज्ञान कर सकते हैं, यानी कि प्रथम दृष्टया जब हम एक बार एक झटके में ही समंकों को देखेंगे, चित्रों को, तो हमें आंकड़ों के संबंध में जानकारी मिल जाएगी, साथ ही साथ समय और श्रम की बचत होती है, ठीक है। और सातवीं चीज़ की पूर्व कथन में सहायक है। पूर्व कथन का मतलब जो चीज़ें अभी वर्तमान के आंकड़ों के आधार पर जो रेखाचित्र बनाए गए हैं, उन रेखाचित्रों को हम आसानी से देखकर भविष्य में इन आंकड़ों में किस तरीके का बदलाव हो सकता है उसकी भी जानकारी हम पहले ही कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति किसी क्षेत्र में साक्षरता दर वर्तमान में कुछ है, बढ़ रही है ना। पिछले 10 सालों से हमने देखा कि साक्षरता दर बढ़ रही है, ठीक है। तो हम उसको चित्रों के रूप में प्रदर्शित करेंगे कि 10 सालों में ये ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम अगले जब 10 सालों से ये ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब कि आगे जो समय आएगा उसमें भी ये संभावना इसकी है कि ये ग्राफ ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है पूर्व कथन, यानी कि किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का सांख्यिकी गणनाओं के आधार पर पहले ही उनका अनुमान लगा लेना ही जो क्या कहलाता है, पूर्व कथन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कि किस किस प्रकार के रेखाचित्र सांख्यिकी में प्रयोग किए जाते हैं। उनमें से कुछ रेखाचित्रों का जो है अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो विधियां हैं, जो चित्रों को प्रदर्शित करने के जो तरीके हैं, जो विधियां हैं, जो प्रकार हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए 7 प्रकार के आरेखों को, रेखा चित्रों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला दंड आरेख, जिसको बार डायग्राम कहते हैं। दूसरा वृत्त चित्र या पाई चार्ट जिसको कहते हैं। दंडाकृति या आयत चित्र अंग्रेजी में जिसको हिस्टोग्राम कहते हैं। और आवृत्ति बहुभुज जिसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। और आवृत्ति वक्र जिसे फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। संचयी आवृत्ति वक्र क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। और प्रतिशत संचयी आवृत्ति वक्र जिसे ऑगिव या परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहा जाता है, ठीक है। तो ये 7 प्रकार के आरेखों को, रेखाचित्रों को हम पढ़ेंगे। इनमें से इस वीडियो में हम दंड आरेख और वृत्त चित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। अन्य आकृतियों को हम अपनी अगली आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से हम चित्रों को बनाते हैं। तो हम सबसे पहले समंकों को रेखा चित्रों में बनाना सीखने से पहले हमें अपने कक्षा 10 में हाई स्कूल में हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी। उस निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करके ही इन आरेखों को बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर मान लीजिए जिन भी हमारे विद्यार्थियों को याद नहीं है, थोड़ा सा उसको हम रिमाइंड कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें पुनः दोबारा से कहें याद हो जाए, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति हमारे तलों पर निर्भर होती है। इसमें 2 तल होते हैं, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल जो हमारी निर्देशांक ज्यामिति होती है उसी का उपयोग हम इसमें करते हैं। तो इसमें 2 अक्ष होते हैं, इन्हीं अक्षों को हम तल कहते हैं, ठीक है। एक होता है क्षैतिज तल जिसको x तल कहा जाता है, और एक ऊर्ध्वाधर तल होता है जिसे y तल कहा जाता है, ठीक है। और ये दोनों तल जहाँ पर कटते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पर ये वास्तव में ये जो तल होते हैं वास्तव में संख्या रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। इन संख्या रेखा जो आप जानते हैं, संख्या रेखा ये x अक्ष जो है ये एक संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर आप जानते हैं कि जब हम दाहिनी ओर जाते हैं तो अंक जो है धनात्मक होते हैं, 1 + 1 + 2 + 3 + 4 और ये ऐसे अनंत तक जाता है। इसी तरह जब हम बाईं ओर जाते हैं तो ये -1, ये इधर जाके -2 और
इधर जाके -3 और आगे ये भी नेगेटिव में इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन जब हम इसी एक्स अक्ष को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं, ठीक है, इस एक्स अक्ष को घड़ी की विपरीत दिशा में जब घुमाएंगे तो ये इस तरह से ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, 90 डिग्री घुमाना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एक्स अक्ष यहाँ पर पहुँच जाएगा वाई को, और इसको हम एक्स की जगह वाई अक्ष कहेंगे। और चूंकि ये हमने एक्स अक्ष के दाहिने हिस्से को 90 डिग्री घुमाया है घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ये जो धनात्मक अंक है वो पुनः यहाँ पर आ जाएंगे, अर्थात अब ये प्लस हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये +3 और ये +4 और इसी तरह से इनफाइनाइट तक, ठीक है। और जब दाहिने हिस्से को ऊपर घुमाया तो बायां हिस्सा नीचे की ओर आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 -4 और ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो हमारे दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हुए इस प्रकार के तल को बनाते हैं, जिसे हम कार्तीय तल या निर्देशांक या कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब इन कोऑर्डिनेट्स में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ से ये जो है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ यानी चतुर्थांश या कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि किसी भी बिंदु को कैसे दिखाया जाएगा, तो निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु को इन तलों के सापेक्ष प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए किसी बिंदु को हमने यहाँ पर दिखाया है तो यह इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स अक्ष, देखिए वाई अक्ष पर यहाँ से ये दूरी और एक्स अक्ष पर ये दूरी, ठीक है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले एक्स अक्ष की दूरी को लिखते हैं। तो एक्स अक्ष पर कितनी दूर है, तो हम देख रहे हैं 2 है। वाई अक्ष पर कितनी दूर है, तो 1 है। यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, 2 और 1, एक्स और ये वाई, ठीक। पहले एक्स अक्ष जिसको हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ठीक है। तो 2 और 1 इसी तरह से किसी भी बिंदु को किसी भी चतुर्थांश में हम दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपको द्वितीय चतुर्थांश में कोई बिंदु दिखाना है, तो ध्यान दीजिएगा द्वितीय चतुर्थांश में हमें बिंदु को दिखाने के लिए देखिए एक बिंदु हमने यहाँ लिया, तो एक्स अक्ष पर कितनी दूरी आप चल रहे हैं यहाँ पर, तो -3 दूरी चल रहे हैं, तो एक्स अक्ष का -3 हो गया। और वाई अक्ष पे कितनी दूरी आप चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये वाई अक्ष पे कितनी दूरी चल रहे हैं, तो +1 चल रहे हैं, ठीक। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3 और 1। लेकिन हमें जब समंकों का रेखा चित्रीय प्रदर्शन करते हैं तो हम केवल और केवल प्रथम चतुर्थांश का प्रयोग करते हैं, बाकी ये दूसरे, तीसरे और ये चौथे चतुर्थांश का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम पहले चतुर्थांश को कैसे बनाएंगे, केवल अगर पहला चतुर्थांश लें तो केवल पहला चतुर्थांश ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये देखिए केवल पहले चतुर्थांश को हम यहाँ बना देते हैं, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये क्रॉस जो हमारा मूल बिंदु हो गया, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य ये बात ये है कि यहाँ पर जितने भी अंकों को हम प्रदर्शित करते हैं वह एक निर्धारित पैमाने के आधार पर समान दूरी पर स्थित होने चाहिए। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, तो इसको हम किसी भी पैमाने को मानकर, जैसे कि एक खाने की जो दूरी है, अगर मान लीजिए आप 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो ये सभी दूरी कितनी होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 के बीच की दूरी 1 ही सेंटीमीटर, सारा का सारा जो है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। यानी कि 1 2 3 4 5 इत्यादि 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच सभी दूरियां जो हैं 1 सेंटीमीटर लंबी जो होनी चाहिए। ठीक इसी तरह वाई अक्ष के लिए भी चीज़ें होती हैं, इस पर भी जो भी पैमाना हम मानेंगे वो और अंकों को प्रदर्शित करेंगे वो एकदम समान दूरी पर होने चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर रेखा चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए हम केवल प्रथम चतुर्थांश का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें जो भी आंकड़े होते हैं वो सारे के सारे धनात्मक होते हैं और पहले चतुर्थांश में एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों ही धनात्मक होते हैं। इसीलिए हम केवल और केवल प्रथम चतुर्थांश का प्रयोग रेखा चित्रों को बनाने में करते हैं। ठीक है, आशा है ये थोड़ा सा जो परिचय है निर्देशांक ज्यामिति का वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दंड आरेख को बनाना सीखते हैं कि किस तरह से हम दंड आरेख को बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए दंड आरेख का नाम ही है दंड बने, एक दंड के समान, लंबे डंडे के समान, है ना, डायग्राम।
इसे हम स्तंभ रेखा चित्र भी कहते हैं, कॉलम डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, अब दंडाकृति को कैसे बनाया जाता है? तो दंडाकृतियों को दंडाकृति की जो लंबाई होती है उसको आवृत्तियों के अनुपात में बनाया जाता है। यानी कि हमारे पास कोई आंकड़े वर्गीकृत होंगे और उनमें जो है आंकड़े सारणी के रूप में तो होंगे, लेकिन वर्ग का निर्माण नहीं होना चाहिए, उसमें केवल वर्ग जो है अवर्गीकृत आंकड़े होने चाहिए। सारणी के रूप में हो लेकिन अवर्गीकृत हो। जैसे कि इस प्रकार से देखिए, एक उदाहरण यहाँ पर हमने लिया है, ध्यान दीजिएगा। इस उदाहरण पे जरा आप ध्यान दीजिए कि ये किस तरह से है। देखिए यहाँ पर परिवार में बच्चों की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है और परिवारों की संख्या। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 0 यानी एक भी बच्चे कितने परिवार में नहीं हैं, तो ऐसे 10 परिवार हैं जिसमें कोई बच्चा नहीं है। उसी तरह से 40 परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक बच्चा है, 100 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 बच्चे हैं, 200 परिवार ऐसे हैं जिनमें 3 बच्चे हैं, 40 परिवार ऐसे हैं जिसमें 4 बच्चे हैं, 50 परिवार ऐसे हैं जिसमें 5 बच्चे हैं और 15 परिवार ऐसे हैं जिसमें 6 बच्चे हैं, 12 परिवार ऐसे हैं जिसमें 7 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये आंकड़े हैं। देखिए इन जब सारणी नामित स्तर पर मापे गए आंकड़ों की जब सारणी बनाई जाती है तो वो अवर्गीकृत सारणी बनती है नामित स्तर पर। ठीक है ना। अब इन आंकड़ों को हम दंड आरेख द्वारा ही प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। इनमें इनको लंबवत या क्षैतिज जो है बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ पर लंबवत अक्सर जो ज़्यादातर किस रूप में बनाते हैं, तो लंबवत बनाते हैं। अब इन आंकड़ों को किस प्रकार से हम बनाएंगे, इसका चित्र यहाँ पर दिया गया है, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से दंड आरेख बनेगा। अब देखिए कैसे ये बना हुआ है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले x और y अक्ष को खींचा। देखिए ये हमारा y अक्ष हो गया और ये हमारा x अक्ष हो गया। ठीक है, x y अक्ष को हमने बनाया सबसे पहले। उसके बाद दूसरा हम काम करेंगे कि यहाँ पर जो भी हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं उसमें से जो आंकड़े हमें कम दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ परिवार में बच्चों की संख्या देखिए 0 1 2 3, जो हमारे वर्ग हैं, जिस गुण के आधार पर वर्ग में हमने बांटा है, जैसे बच्चों की संख्या के आधार पर ही हमने उस समूह में लोगों को बांटा है कि कितने पर 10 परिवार ऐसे हैं जिनमें 0 बच्चे हैं। तो इस आधार पर हम परिवार में बच्चों की संख्या को, ये देखिए अंक कम है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि देखिए अंक कम है 0 1 2 3 4, तो कम अंकों वाले जो भी समूह होते हैं उनको हम x अक्ष पे दिखाते हैं और जो ज़्यादा अंक वाले होते हैं उसको y अक्ष पे। चूँकि इसमें वर्ग नहीं बनाए गए हैं, इसीलिए इनका दंड आरेख बन रहा है। अगर वर्ग होते तो इनका आयत चित्र बनता। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर हमने परिवार में बच्चों की संख्या को x अक्ष पर दिखा दिया और परिवारों की संख्या को y अक्ष पर दिखा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब जो हमने बिंदु बनाए हैं इसमें इस समान दूरी पर होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, जैसे ये जो है 0 से लेके 1, ठीक है, ये 0 बिंदु हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 और 7 बच्चों की संख्या को, ये जो 0 से 1 के बीच की दूरी है, 1 से 2 के बीच की दूरी है, इसको हम किसी पैमाने द्वारा कि x अक्ष पर, यहाँ पर x से लिख सकते हैं उदाहरण के लिए कि x अक्ष पर एक खाना बराबर मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर है। कॉपी पे ऐसे बना सकते हैं 1 सेंटीमीटर। और y अक्ष पर एक खाना, ठीक है, एक खाना कितने परिवारों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, तो ध्यान दीजिए हमने यहाँ पर माना है कि 50 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर y अक्ष पर हम जाएंगे 1 सेंटीमीटर खाना, 1 सेंटीमीटर y अक्ष पर एक खाना जाएंगे तो ये 50 परिवारों को प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 0 से 1 सेंटीमीटर पर जाएंगे तो 50, फिर अगले सेंटीमीटर जाएंगे 100, उसके बाद 50 का ये जो है अंतराल बनता जाएगा। अब किस प्रकार से आयत चित्रों को बनाएंगे। देखिए ये जो हमारे दंड आरेख, सॉरी आयत चित्र नहीं, दंड, जो हमारे दंड आरेख हैं
उसकी चौड़ाई को बनाना कोई निश्चित नहीं है, हम इसकी कितनी भी चौड़ाई रख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि चौड़ाई जो है वो ऊंचाई की अपेक्षा थोड़ी कम होनी चाहिए। ठीक है, हो सके तो ये 2 संबंधित 3 के अनुपात में हो तो ज़्यादा बेहतर है, देखने में आकर्षक और सुंदर लगेगा। लेकिन इसकी चौड़ाई हम कितना हो कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए चौड़ाई हमने कुछ चौड़ाई रख दी, और पहले वर्ग में ऐसे पहला वर्ग 0 है, 0 बच्चों का है, तो कोई बच्चे नहीं है, कितने परिवारों में 10। तो यहाँ से हमने चूंकि पहला वर्ग 50 का बनाया है, यानी इसको 5 भागों में अगर बांटेंगे तो 10, 20, 30, 40 और ये 50, 10 यहाँ पे आएगा। तो इसकी ऊंचाई हमने 10 तक खींच दी, ठीक है, और ये पहला दंड जो है हमारा बन गया। उसी तरह से दूसरा हमारा, ऐसे कितने परिवार हैं जिसमें 40 बच्चे हैं, तो हम 40 परिवार हैं एक बच्चों वाले, तो एक बच्चे हमने यहाँ पर दिखाया, और 40 कहाँ पे आने वाला है, 10, 20, 30, 50 के नीचे यहाँ पर 40 आएगा। तो ऊंचाई हमने क्या खींच दी यहाँ पर, देखिए 40, ठीक है, और ये दूसरा दंड हमारा बन गया। इसी तरह 100 का है, तो ये देखिए यहाँ पर 100 आ रहा है, 100 की ऊंचाई को हम यहाँ पर खींच देंगे, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा 100 की ऊंचाई पर दंड मैंने खींच दिया। इसी तरह से 200 का, इसी तरह से 40, 50, 15 और 12 तक की ऊंचाइयों को हम एक क्रम से जो है खींच देंगे, और इस प्रकार से हमारा जो दंड आरेख है वो बन के तैयार हो जाएगा। दंड आरेख बनाना बहुत सरल होता है। इसमें इसका उपयोग केवल और केवल किसी समूह में जब नामित स्तर पे हम वर्गीकृत किए होते हैं, तो किसी समूह में जो अलग अलग गुण हैं, उन गुणों की बस तुलना हम यहाँ कर सकते हैं। जैसे कि 2 बच्चों वाले परिवार और 3 बच्चों वाले परिवार की देखिए तुलना कर सकते हैं। इसका दंड बहुत लंबा है, इसका दंड छोटा है। इसका मतलब ये है कि 3 बच्चों वाले परिवार सबसे ज़्यादा हैं, एक नज़र में देख के हम पता लगा सकते हैं। सबसे कम जो है 0 बच्चों वाले परिवार हैं, ऐसे परिवार जिसमें कोई बच्चा ही नहीं है, बहुत कम ऐसे लोग हैं, तो एक नज़र में हम देखकर अंदाज़ा लगा ले रहे हैं, हमें सारे देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यही लाभ होता है, यानी कि हम तुलना करने के लिए दंड आरेख का उपयोग करते हैं। ठीक, आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और बनाएंगे, इसका अभ्यास करेंगे। परीक्षा में हमें बनाने के लिए तो कम ही पूछता है, लेकिन इसका उपयोग इत्यादि जो है पूछ देता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात को, और इसको आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा, 9th में पढ़ा होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आइए हम समझते हैं अगले प्रकार को, जिसको कहते हैं वृत्त चित्र। वृत्त चित्र का मतलब होता है वृत्त के रूप में आंकड़ों को प्रदर्शित करना, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, इसको हम कोणीय चित्र या चक्रारेख भी कहते हैं, चक्र के रूप में बना गया आरेख, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने के लिए ये जो होता है, ये एक वृत्त के रूप में बनता है। और क्यों बनाया जाता है, इसका फ़ायदा क्या है, जब किसी समूह में कई वर्ग बांटे गए होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक वर्ग में लोगों की संख्या या प्राप्तांकों की संख्या की मात्रा अगर हमें देखनी हो, तो हम वृत्त चित्र का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी समूह में जो वर्ग हैं, भिन्न भिन्न अलग अलग वर्ग हमने बना दिए हैं, अलग अलग गुणों के आधार पर जो वर्ग बनाए हैं, उसके आधार पर जब समूह के संगठन को स्पष्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो हम वृत्त चित्र को बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी कक्षा में या फिर किसी समूह में 3 खेलों खेलने वाले विद्यार्थी हैं। जैसे कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलने वाले मान लीजिए 20 विद्यार्थी हैं, है ना। फुटबॉल खेलने वाले 10 विद्यार्थी हैं, और हॉकी खेलने वाले हमारे 25 विद्यार्थी हैं। तो ये कुल कितने विद्यार्थियों का समूह हो गया, 25, है ना, और 10, 35, और ये कुल 55 विद्यार्थियों का समूह हो गया। ठीक है, अब इन 55 विद्यार्थियों के समूह में कितनी किसकी मात्रा है, इसको प्रदर्शित करना है, तो ऐसे चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, कि मान लेते हैं कि ये 25 विद्यार्थी है ना, ये 20 विद्यार्थी और ये 10 विद्यार्थी, इस तरह से समझाया। तो यही वृत्त चित्र कहलाता है। अब इस वृत्त चित्र को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि किसी समूह में किस गुण वाले अधिक विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, तो ये एक उदाहरण हो गया। एक अलग उदाहरण हम यहाँ पर अभी लेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से वृत्त चित्र को बनाया जाता है। देखिए, तो वृत्त चित्र बनाने के लिए एक उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं।
जिसमें एक उदाहरण हमने लिया है जिसमें सामाजिक आर्थिक स्तर के छात्रों को रखा गया है। किसी कक्षा में सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर हमने 3 वर्गों में बांट दिया है, ठीक है। ये भी नामित स्तर पर मापा गया एक आंकड़ा है। देखिए, उच्च वर्ग में कुल 200 छात्र हैं, मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर वाले 250 छात्र हैं और निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले 150 छात्र हैं। कुल छात्र कितने हैं? 600, ठीक। कुल 600 छात्रों के समूह में उच्च, मध्यम और निम्न वर्गों के छात्रों की संख्या को एक सारणी में लिख दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको हमें किस में प्रदर्शित करना है? तो वृत्त चित्र में प्रदर्शित करना है। वृत्त चित्र में प्रदर्शित करने के लिए हमें एक वृत्त हमारे पास है, तो उस वृत्त के केंद्र पर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 360 अंश का कोण बनता है। अब इसी 360 अंश के कोण को हम छात्रों की संख्या के रूप में बदल देंगे, यानी कि इस छात्रों की संख्या को किसके रूप में बदलना है? अंश के रूप में, यानी कोणों के अंश के रूप में बदलना है, तब हम वृत्त चित्र को बना पाएंगे। तो कैसे बदलते हैं, आइए उसको समझते हैं। तो उसके लिए हमारा यहाँ पर एक सरल सा सूत्र है। सूत्र क्या? ये जो है इसको बनाया गया है छात्रों की संख्या को या आवृत्तियों को किस में बदलना है? कोणों के रूप में बदल देना है, ठीक। तो देखिए, जैसे वर्ग की आवृत्ति किसी वर्ग को, जैसे ये हमने उच्च वर्ग को यहाँ पर लिया, तो उच्च वर्ग को अगर अंश में बदलेंगे तो 120 आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हम बदलते हैं पहले वर्ग को उच्च वर्ग को, तो बताइए उस वर्ग की कुल आवृत्ति कितनी है? तो 200 है, ठीक है। और उसमें कुल आवृत्ति से जो है भाग देना है, ठीक है। 600 से आप इसमें भाग दे दीजिए। कुल आवृत्ति हमारी कितनी है? यहाँ पर n 600 है, ठीक है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 600, और गुणा कर देंगे किससे? 360 से। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी इससे कट गया, 6 से कट गया ये 6 बार में, और 6 दूना 12, 120 डिग्री ये हो गया। समझ में आ रहा है? इसी तरह से हम सभी वर्गों को जब अंशों में बदलेंगे, सभी छात्रों की संख्या को अंशों में बदलेंगे, तो पहले का उच्च वर्ग में 120 अंश बन रहा है, मध्यम में 150 अंश और निम्न में 90 अंश जो है वो बन रहा है, ठीक। तो अब इसको वृत्त के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो उसका चित्र यहाँ पर दिया गया है, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये कैसे बना हुआ है। तो इसको हम चाँदे की सहायता से बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? चाँदे की सहायता से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका केंद्र वृत्त एक बनाएंगे। सबसे पहले एक वृत्त का निर्माण करेंगे, प्रकार की सहायता से एक वृत्त का निर्माण आप यहाँ पर कर लेंगे। फिर उस वृत्त में के केंद्र से एक रेखा आप सीधी खींचेंगे, ठीक है। वृत्त के केंद्र से एक रेखा, परिधि को आप मिला दीजिए, ठीक है। परिधि पर मिला दिया। अब इस परिधि पर सबसे पहला वर्ग हमने उच्च वर्ग का लिया है और इसका अंश कितना है? तो 120 अंश है। अब इस बिंदु पर आपको 120 अंश का कोण बनाना है चाँदे की सहायता से। 120 अंश का कोण यहाँ बना दिया। ये कितने अंश का है? 120 अंश का है, ठीक है। अब उसके बाद जब 120 अंश का कोण बनाएंगे और इसको परिधि से मिला देंगे, ठीक। अब हमारा अगला है मध्यम वर्ग, ठीक है। मध्यम वर्ग का जो कोण है वो कितना है? 150 अंश का है। तो यहाँ पर इधर बना हुआ है, तो आप देखिए यहाँ से उच्च वर्ग से आप 150 अंश का कोण इधर बना देंगे। आप देखिए यहाँ पर चित्र में, यहाँ पे जैसे बना आप किधर से भी बनाएंगे जो है वही चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पर 150 अंश का कोण हमने बना दिया, ठीक है। ये मध्यम वर्ग का जो कोण है वो 150 अंश का बन गया। तो यहाँ से एक रेखा बन गई, ठीक है। और जो बाकी जो शेष बच रहा है वो ऑटोमेटिक जो है 90 अंश का बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 360 अंश को 120 और 150 दो भाग में बांट दिया है, तो जो शेष बच रहा है वो ऑटोमेटिक 90 डिग्री का हो जाएगा। और इस तरह से वृत्त जो है वो 3 भागों में बट गया और जो कोण हैं वो 3 प्रकार के कोणों में बदल गए, एक 150 का, एक 120 का और एक 90 अंश का। जो 120 वाला है वो उच्च वर्ग के छात्रों का है और जो 250 छात्र हैं वो मध्यम वर्ग के हैं और कोण उसका 150 बना है। निम्न वर्ग के
150 छात्र हैं, कोण 90 अंश का बनाए। तो इस तरह से हम वृत्त चित्र को बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के अगर और भी वर्ग होते तो हम और भी वर्गों को अंशों में बदलते, और अंशों में बदलने के बाद उसको और भागों में हम यहाँ पर बांट देते, 3 भागों में, 4 भागों में, हो सकता है 5 भागों में। जितने यहाँ पर हम वर्ग बनाएंगे उतने ही वृत्त के भाग बनेंगे। ठीक है, आशा है आपको दंडारेख और वृत्त चित्र बनाना आ गया होगा। ठीक है, अगर न समझ में आया हो तो इसको बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा, और इसको खुद से बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।